नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, है ना। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट मतलब बना लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसमें हम क्या रखेंगे? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देंगे। तो रख दिया भाई, बिल्कुल एक साल बना लेना है, ठीक है। ये किससे मिलकर बना होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 12, ठीक है। क्या लेंथ होती है इसकी? 12। क्लियर? हमें क्या निकालना है? इस पर टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता है? कौन सा? वही सिंपल जो 11th में पढ़ा जाता है। नहीं मालूम तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। टॉर्क जो होता है इसे टाउ से लिखा जाता है। टॉर्क इज इक्वल टू होता है F इंटू आर, ठीक है। ये बताया जाता है, कोई भी पूछे कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या, टॉ इज इक्वल टू F इंटू आर, ये नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे जो आएगा, जो हम प्रूफ करेंगे, वो होगा टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। लेकिन कहाँ से प्रूफ करेंगे? इसी से। इसे क्या कहते हैं? फोर्स। और इनटू ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या परपेंडिकुलर लेंथ भी बोलते हैं इसे, डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्या आ जाता है? परपेंडिकुलर लेंथ। बताइए, समझ में आ रही बात है? ये कहाँ प्रूफ होता है वैसे? 11th की फिजिक्स में। लेकिन अभी आपको अगर ना भी मालूम तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि टॉर्क जो होता है वो F इंटू आर। इसके ऊपर एग्जाम्पल भी देखते होंगे आप, ठीक है, कि जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स क्या होगा? कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम गेट खोलते हैं और बंद करते हैं, उसमें जो स्टैंड होते हैं खोलने बंद करने के, वो कहाँ होते हैं? कुछ डिस्टेंस पे होते हैं। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम, बहुत आसानी से खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये 11th की बात है, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर। लेकिन अब हमें इसी फॉर्मूले से क्या प्रूफ करना है? टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। बात समझ में आ गई? पी क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। याद आ गया? जहां पर डाइपोल का नाम आए और वहां पर मोमेंट ना आए तो समझ लो गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। तो शुरू करते हैं। क्या लिख देंगे हम? लेट बी द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेट बी द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वी हैव टू फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने कहाँ रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और क्या निकालना है हमें? टॉर्क निकालना है जो इस पर एक्ट कर रहा है। क्लियर है? अब तुम कहोगे सर टॉर्क जो है वो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, या परपेंडिकुलर लेंथ होता है, तो अब वो कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल सही बात है। तो ये समझाने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मैंने आपको इसी चैप्टर में ये पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होती हैं पॉजिटिव की कहाँ की ओर होती हैं? आउटवर्ड। याद है ये बात? और नेगेटिव की कहाँ होती है? इनवर्ड। क्लियर? पढ़ाया था।
अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो पिछली वीडियो हमारी सब देखना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है, उनमें सब में तभी आगे बढ़ना, बल्कि तभी समझ में आएगा। क्लियर है? हाँ, अब एक बात बताइए, ये तो बात हो गई अलग अलग की कि भाई मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाया तो आपने ये बता दिया, ठीक है, मैंने आपको नेगेटिव चार्ज बताया तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बता दी। क्लियर? अब एक बात बताइए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, पॉजिटिव चार्ज को कहाँ रख दूं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं बोला मैं तो यहाँ रख रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए कहाँ होगा इसकी फील्ड लाइंस? तो अब आप ये नहीं कहोगे आउटवर्ड, अब आप कहोगे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? ठीक है, अप है, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? अप। ये मतलब है। बताइए, समझ में आया? अब दूसरी बात नेगेटिव की भी समझ लो। अगर आपसे कोई कहे कि हम नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं, कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप बताइए इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? अब मत कहना कि इनवर्ड होगी, नहीं, क्या कहोगे? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? अप, तो ये कहाँ होगी? डाउन। ठीक है, ये उसके अपोजिट हो जाती है, जिधर को भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट हो जाती है। बताओ, क्लियर हो गई बात? फिर दोबारा सुन लो। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती ऐसे, तो पॉजिटिव रखा है चार्ज तो कहाँ होता? इधर की ओर। नेगेटिव है तो कहाँ होता? इधर की ओर। क्लियर हो गई बात? ये बताइए, क्लियर है? बढ़ें आगे, कुछ नहीं छूटेगा आपको, बेफिक्र रहिए, कहीं भी आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया जा रही है आपको, ठीक है। अब बताइए मुझे, अब देखो बहुत आसानी से बता दोगे। मैं कहूँ यार ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया हमने तो यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ होगी इसकी डायरेक्शन? तो आप कहोगे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इधर की ओर एक फोर्स लगने लगा, इसका बताना इसकी कहाँ होगी? आप कहोगे अपोजिट होगी। आप क्या करें? अब ये दोनों फोर्स पता क्या करते हैं? ये जो कपल हैं ये क्या करते हैं? ये इसे घुमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये ऐसा रखा है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये, एक इधर को एक इधर को ऐसे ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ लाएंगे? ऐसा लाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो जिसकी वजह से इस पर क्या करने लगता है? एक टॉर्क लगने लगता है, जो हमें यहाँ पर निकालना है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आप कहोगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बात यहाँ पर यह आती है, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? तो आप कहोगे यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा सर। देखिए अगर मैं ऐसा करके एक लाइन ऐसे खींच दूँ तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, और इसे इससे मिला दूँ, बताओ ठीक है। और ये जो टॉर्क रखा था हमने, कैसे रखा था? थीटा एंगल बनाते हुए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये भी बताएंगे कभी। अब आप कहो कि टॉर्क सर आपने थीटा एंगल मतलब टिल्ट करते हुए ही क्यों रखा था? ऐसे नहीं रख सकता है, ऐसे नहीं रख सकते हैं, तो मैं वो रीज़न भी बताऊंगा, ठीक है, कि हम क्यों नहीं रख सकते हैं, जब फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। अभी पहले थीटा एंगल मान लीजिए, ठीक है। हमने जो वो रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, कैसे रखा है? थीटा एंगल बनाते हुए, मतलब थोड़ा सा टिल्ट कर दिया हमने। ओके, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो आप ये कह दोगे कि सर दोनों ही फोर्स क्या है? मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो एफ ले लो, कोई सा भी एफ ले लो, ये ले लो या ये ले लो। बताओ, समझ में आ रही बातें? कुछ भी ले सकते हैं हम, क्यों? दोनों का ही फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। आप अगर ये पूछो कैसे इक्वल है, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू, और एफ बरा इज इक्वल टू ई क्यू। क्लियर? तो ये बताइए हर एक जगह कैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड? इक्वल है। देखो लिखा हुआ है यूनिफॉर्म, ये थोड़ी कि यहाँ पे अलग है, इस पॉइंट पे यहाँ पर अलग है। तो ई इक्वल, राइट। क्यू क्या है? सेम होता है। याद है अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहानी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता ही ये है कि टू अपोजिट बट इक्वल चार्ज, यही तो होता है इसकी डेफिनेशन। कि मतलब जितना ये होगा, जितने कुलम का उतना ही कुलम का ये होगा। क्लियर है ये बात भी? तो इसका मतलब जब चार्ज भी इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल, तो फोर्स इक्वल नहीं आएगा, तो जितना ये होगा इतना ये होगा। क्लियर हो गई ये बात भी? तो हम कोई सा भी फोर्स ले सकते हैं, ले लिया। अब आई बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये दिखाई दे रही है, बताइए कैसे निकालूं मैं ये वाली? तो आप कहेंगे देखो सर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें? हाइपोटेनियस, और हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर।
तो ये तो हम फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम अगर किसी के माइंड में आई हो तुम्हारे तो वो तो लगाएंगे नहीं। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम कब वैलिड है? ओनली जब हमें दो साइडें दी हो, किसी भी राइट ट्रायंगल के कितनी साइडें दी हो? 2। तभी तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जब हमें 2 पता हो तभी तो लगाएंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस, ठीक है, बेस स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये तो होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? तो जब हमें इनमें से 2 चीज़ें पता हो तभी तो हम तीसरे निकाल सकते हैं। जब हमें यहाँ पर ओनली 1 मालूम है 12, अब बताइए क्या करें? तो इसका मतलब ये तो वैलिड है नहीं, ठीक है, यहाँ नहीं लगा सकते हैं। तो अब हम जब नहीं पता तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि भाई थीटा दिया है और क्या दिया है? हाइपोटेनियस दिया है, क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये नहीं होता? बताइए, फॉर्मूला होता है या नहीं? तो इससे निकालेंगे भाई। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है और हाइपोटेनियस क्या दिया है? 12। बताइए 12 ही तो है, 12। तो 12 इधर आ जाएगा, 12 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया? पी। क्लियर हो गया? निकल गया भाई। क्या है ये? सही करके लिख देना इधर, 2l साइन थीटा। सही है, घुमा के लिख देना 2l साइन थीटा। ये बताइए, बात समझ में आ गई? किससे करा हमने? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें निकालना था, हाइपोटेनियस कितना है? ये 12 जो है ये हाइपोटेनियस का ही तो काम कर रहा है। 12 इधर गया। क्लियर? हाँ, आ जाइए। तो क्या लिख दें यहाँ पर? 12 साइन थीटा। बताओ, अब आपको प्रूफ हो गया? मैं कहूँगा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसका नाम आया हुआ है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम आए। मैं हर पॉइंट में कह रहा हूँ, जब से स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम आए और उसका मोमेंट ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो उसका मोमेंट क्या होता है? पी होता है, और पी इजिकल टू क्या होता है? 2QL। तो आप कहोगे 12 भी दिख रहा है सर, बस क्यू आ जाता काश यहाँ पर, तो हमारा काम हो जाता। क्या आ जाता? क्यू। तो मैं आपसे कहूँगा एफ इजिकल टू ई क्यू होता नहीं है? अभी बता रहा था मैं, ई इजिकल टू एफ अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इजिकल टू एफ अपॉन क्यू। तो एफ इजिकल टू क्या होगा? ई क्यू। तो इसके यहाँ पर क्या लिख देंगे हम इसकी जगह? ई क्यू 2l साइन थीटा। लो, हो गया हमारा काम। q इंटू 2l क्या होता है? सिंस q इंटू 2l p के इक्वल नहीं होता। p क्या चीज़ होती है यहाँ पर? p क्या है? मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टाउ इजिकल टू आ जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं? p पूरे की, और ये क्या है? E इंटू साइन थीटा। प्रूफ हो गया भाई। कैसा लगा आपको? समझ में आया? टाउ इजिकल टू पी ई साइन थीटा। याद रखना आपको, न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं इसमें और प्रूफ भी आ जाएगा। ठीक है, हेडिंग ये था हमारा। इसे हर एक जितने भी हम पार्ट करा रहे हैं इसका हर एक का फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, कि आप उससे जब आप रजिस्टर बनाओ तो उसमें नोट किया करो, जितने भी नोट्स बनाओ कि 1 2 3 अब ये जो भी बैठे हैं उसमें। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, इस वाले पार्ट का, जो आज का हमारा पार्ट है। ठीक है, 1 2 पार्ट और आएगा, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। क्लियर आया? टॉ इजिकल टू क्या आया? पी साइन थीटा। आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कराने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। इसमें कुछ थोड़ी ना जाता है आप लोगों का, सब्सक्राइब कर दो बस, हमारा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, हम और ज़्यादा अच्छे से कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कि हम और ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो वैसे समझ ही गए होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब किसी चीज़ में चमकना, किसी चीज़ में शाइन दिखाई देना। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं तब बताऊंगा आपको। द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स
passing through an imaginary surface located field in a electric field is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझो अभी से क्या हुआ, हमने कोई भी सरफेस ले लिया, कैसे भी ले सकते हैं हम, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, जान के ऐसे ही बनाना अभी आप। अब आपका होगा हम बिल्कुल सही नहीं ले सकते हैं, तो हम कहेंगे हम कैसे भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही भी ले सकते हो, लेकिन अभी हमें इसमें एंगल दिखाना है, ठीक है, क्या दिखाना है, एंगल। तो इस वजह से हमने जान के टेढ़ा मेढ़ा लिया है। और ये कैसा सरफेस है, इमेजिनरी, ठीक है। और इसे कहाँ मान लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही हैं, समझ लो, ये तो कुछ इससे होकर निकल जाएंगी, ऐसा। ऐसा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे होकर गुजरी, इस सरफेस से, वही क्या है, उन्हें काउंट कर लो, वही क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो हेडिंग है हमारा। नेक्स्ट क्या है, देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे होके गुजरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे होके गुजरी, कौन कौन सी होके गुजर रही हैं, ये दिस एंड दिस, क्लियर। ये वाली और ये वाली नहीं गुजरी, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे, इन्हें मेजर कर लीजिए। उसी से क्या निकलता है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो ये तो लिखा, द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन इमेजिनरी सरफेस लोकेटेड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हो गई बात, क्या मतलब हुआ इसका, द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, उन्हें मेजर कर लीजिए, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, किनको, मतलब पासिंग थ्रू एन इमेजिनरी सरफेस, जो कि क्या कर रही हो, इमेजिनरी सरफेस से पास हो रही हो, लोकेटेड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कहाँ पर है, इमेजिनरी सरफेस कहाँ पे लोकेटेड किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। क्लियर हो गई बात, ये बताइए पहले तो, ठीक है। लेकिन सुनो, मान लीजिए ये जो सरफेस है इसका एरिया क्या है, ए है, तो हम जो भी काम करेंगे इसमें हम स्मॉल, मतलब छोटे से, ठीक है, सरफेस के लिए करेंगे, छोटे से, ठीक है, सेगमेंट के लिए करेंगे। मान लीजिए थोड़ा छोटा सा क्या है, सेगमेंट है। तो एक बात बताइए, जब इसका पूरे का सरफेस का एरिया ए है तो इसका क्या होगा, डी ए हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, और इनके बीच जो एंगल होगा वो क्या है, थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई, देख रहे हो, कभी आपके माइंड में ये आए कि इसे डी ई क्यों नहीं लिखा, तो समझ गए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर क्या होती है, इक्वल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं पूछूं यहाँ पे अलग है क्या, यहाँ पर कम करंट लगे, मान लो यही बोर्ड है हमारा, ठीक है, जिस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मान लो हमने इसे, मतलब ये कंडक्टर होता, हमने इसे कंडक्टर को क्या कर दिया होता, करंट दिया होता, तो अब मैं पूछूं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, जहाँ पे मेरी उंगली है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, अब मैंने हाथ लगा दिया था, तुम कहोगे सर इक्वल ही होगा, चाहे इतनी सी जगह पे पूछ लो या इतनी बड़ी जगह एरिया पे पूछ लो। बात समझ में आ रही मेरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी चेंज नहीं होती, हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से ही लिखा गया, और लेकिन इसके छोटे से सेगमेंट को क्या लिख दिया हमने, डी ए से। ये बताइए समझ में आ गई बातें, क्लियर है। तो अब हम कहें कि हमें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, लिख रहा हूँ मैं, इट इज डिनोटेड बाय फाई ई, ठीक है, किससे लिखते हैं इसे, फाई ई, ई छोटा सा नीचे बना देते हैं बेस में, ठीक है। ई सब मतलब क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट यानी कि फोर्थ चैप्टर में, ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखते हैं हम फाई बी से, किससे लिखा जाता है, फाई बी। बी क्या बताता है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे यहाँ पर ई क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्लियर हो गई बात। ये जो होता है फाई ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और
जो भी सरफेस लिया है उसके एरिया के क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। समझते रहना क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एरिया के स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर। तो अब मैं कहूँ, अब आप कहोगे यार स्केलर प्रोडक्ट क्या है। स्केलर प्रोडक्ट क्योंकि हम 11वीं में पढ़ के आए हैं, लेकिन 12th में बहुत न्यूमेरिकल भी आएंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। मैं फिर भी थोड़ा सा बता दूं तो आपको क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट। मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत से बच्चों ने, हो सकता है जो हमारी वीडियो देख रहे हो उन्होंने 11वीं में फिजिक्स ना पढ़ी हो, ठीक है, तब वो यही सोच में पड़ जाएंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या है। इसलिए मैं बता देता हूँ, जो बच्चे तेज़ हैं, काबिल हैं, जैसे आप सभी लोग हैं, हो सकता है आप में से किसी ने ना देखी हो 11वीं की फिजिक्स, ना देख पढ़ पाए हो, तो उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये जो डॉट दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है। और जब हम इसे हटाते हैं ना डॉट को, तो क्या आता है ए बी, ये वेक्टर था देखो, इनका क्या आ जाता है मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है पूरे 12th में। अब 12th की फिजिक्स तो पढ़ ही रहे हैं आप, तो उसमें याद रखना ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कोई पूछे डॉट क्या है तो बताना स्केलर प्रोडक्ट है। ये दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर में, ठीक है, एक हो गया स्केलर और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका भी इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल होगा 12th की फिजिक्स में कई बार, तो आप इसे भी समझ लीजिए। इसे लिखते हैं हम ए क्रॉस बी। क्या बोलते हैं इसे, ए क्रॉस बी। देखो है प्रोडक्ट ही, लेकिन क्या आएगा क्रॉस कहते हैं इसे, और ये इक्वल होता है ए बी साइन थीटा। बताओ बात समझ में आ गई। इसके साथ में बस यूनिट वेक्टर एन और आ जाता है, इस पर ज़्यादा फोकस मत करो आप, बस इतना समझ लीजिए ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। ये यूनिट वेक्टर एन जो आ जाता है, ठीक है, ये किस लिए लगाया जाता है, इसकी मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, लेकिन ये क्या बताता है डायरेक्शन बताता है, क्योंकि इधर भी वेक्टर है तो इस साइड में भी वेक्टर होना चाहिए था, और ये क्या लिख दिया हमने सबका सब स्केलर। तो इसे वेक्टर बनाने के लिए हम अपने पास से यूनिट वेक्टर एन लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन आप तो इतना समझ लीजिए, बस ये याद रखना पूरी फिजिक्स में ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। क्लियर है। ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट और ये होता है स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर, अब समझ में आ गया। हाँ, अब मैं क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एरिया के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब हम कह रहे हैं कि हमें तो छोटे से इतना एरिया का बताओ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो छोटा हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे डी। क्लियर है। डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, और ये क्या होते हैं वेक्टर होते हैं। क्लियर। डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। जब हम डॉट हटाएंगे तो अभी क्या बताया था मैंने आपको, इनके ऊपर से वेक्टर हट जाएगा और ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। यूँ लिया था हमने टेढ़ा मेढ़ा सा सरफेस, क्यों लिया था, क्योंकि हमें एंगल भी दिखाना था, लेकिन आने वाले टाइम में जब देखेंगे, जब नहीं दिखाएंगे, तो आपको ये बात याद रखनी, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर। अगर हम कहें हमें तो होल सरफेस के लिए बताइए, फॉर होल सरफेस, अब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे डी हटा दो, बस हो तो गया, ये तो पूरे सरफेस का जो एरिया था वो तो ए है, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने क्या हटाया यहाँ से डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई ए कोस थीटा। जिन बच्चों पर मैथ होगा तो मैं उनके लिए बता दूं कि यहाँ पर पता क्या हुआ है, इंटीग्रेशन हुआ है, यहाँ दोनों तरफ हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन आप इतना ध्यान मत दो, इतने आगे तक मत सोचो, अभी जब इंटीग्रेशन आएगा तब हम समझाएंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए। जब हमने पूरे सरफेस के लिए कह दिया तो यहाँ से भी डी हट गया और यहाँ से भी। डी क्या बताता है, छोटी चीज़ को फिजिक्स में, ठीक है, किसी भी चीज़ के आगे डी लगा दो तो वो क्या बन जाता है छोटा। क्लियर है ये बात। तो याद रखना आपको फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। क्लियर। इफ थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री, अगर हम किसी फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस ऐसे रख दें, ठीक है, जो कि क्या हो 0 डिग्री हो जाए, किससे, किसके साथ, ये जो थीटा है ये किसके बीच का एंगल है, ई और ए के। देखो खुद देखो आप, ई और डी है, इनके बीच के तो एंगल है ये। तो थीटा अगर कोई पूछे किसके बीच का एंगल है तो बताओगे ई और ए। अगर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बीच ऐसे एंगल बनाएं 0, तो क्या हो जाएगा देन, तब तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आएगा ई है। बिल्कुल सही है ये भी। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर, अभी आपको बताया था स्केलर प्रोडक्ट आया, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है फाई, और इसकी यूनिट क्या होगी,
यूनिट क्या होगी इसकी, तो आप इससे कहोगे ई की यूनिट क्या होती है, ई इजिकल टू एफ अपॉन क्यू, न्यूटन पर कूलम। इसकी क्या होगी, मीटर स्क्वायर, तो क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब बताइए बात समझ में आ गई। और क्वांटिटी कैसी है, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। फाइव ई कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। यहां तक बताइए समझ में आ गया, आगे बढ़े। फाइव ई इजिकल टू क्या याद रखना आपने, फाइव ई इजिकल टू ई है कोस थीटा, फाइव ई इजिकल टू ई है, जैसे न्यूमेरिकल देगा ऐसा कर देंगे, ठीक है, बात खत्म, साफ कर दें। फाइव ई इजिकल टू ई है कोस थीटा। बस मैं आपसे ये चाहता हूँ, आगे के जो टॉपिक है हमारी गोस थ्योरम पे पहुंचने वाले हैं हम, ठीक है, तो उसके लिए आप 2 लाइनें याद रख लेना मेरे कहने से। इसे तो ये तो हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्लियर है, इसी से बता रहे हैं। देखिए क्या याद रखना आपको, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको, समझ में आ रहा है सब कुछ। हमारी इंडिया चाहे अभी कितनी ही और आगे बढ़ जाए, ठीक, जब तक हिंदी में ना समझाओ ना, मज़ा नहीं आता बच्चे को, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स ऐसा है कि वो क्या करते हैं, इंग्लिश में ही लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा हो सकते हैं, इसमें सीबीएसई बोर्ड में भी हो, भले से आप आईसीएसई बोर्ड में भी हो, ठीक है, कि थोड़ा हिंदी में ही बता देते हैं ना, थ्योरी समझ में आ जाती है। हाँ ये बताइए, डी फाई इजिकल टू ई डॉट डी है इजिकल टू ई डी है कोस थीटा, ये तो है, ये तो लिखा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो मैं आपको कर रहा हूँ याद क्या रखना है आपको, डी फाई ई इजिकल टू ई डॉट डी है इजिकल टू ई डी ए, क्या लिखा है देखो, कोस थीटा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कोस जीरो। आने वाले जितने भी टॉपिक हैं, अब इसके बाद जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर में, जितने भी मैं टॉपिक कराऊंगा सब में ये लाइन लगाऊंगा मैं, तो मैं ये चाहता हूँ आप इसे याद कर लें, ठीक है। ई डी ए कोस जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। एक तो लाइन ये हो गई। फिर ये किसके लिए आया था, ये वैसे आया किसके लिए है, तो आप कहोगे सर छोटे से टुकड़े के लिए आया था, छोटे से सेगमेंट के लिए आया था, स्मॉल सरफेस, ठीक है, इसके लिए तो आया था फॉर स्मॉल सरफेस। अब हम कहें हमें तो होल सरफेस के लिए बताइए, होल सरफेस, तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे यहाँ से डी हटा दीजिए, यहाँ से भी डी हटा दीजिए। तो मैं ये चाहता हूँ ये वाली लाइन आप आने अगले टॉपिक्स जितने भी हैं, गॉस थ्योरम है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है गॉस के थ्योरम पर, ठीक है, उन सब के लिए आप याद कर लें, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, उसमें भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं जो 100% ट्वेल्थ में आएंगे, ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में। तो ये वाली लाइन याद रख कर लें आप, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर लें, रिमेंबर। क्या लिखना हमें, हम पहले हमेशा छोटे से, ठीक है, सेगमेंट के लिए निकालेंगे, छोटे सरफेस के लिए निकालेंगे, ये लाइन लिखेंगे, फिर होल सरफेस के लिए निकालेंगे, ये लिखेंगे। ये बताइए समझ में आ गई बात, याद रख लोगे, अगले टॉपिक में हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्लियर। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, गॉस थ्योरम। ओके, हमारा टॉपिक क्या है, गॉस थ्योरम, लिख रहे हैं। गॉस थ्योरम, गॉस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक थ्योरम दी थी, पहले लिख रहा हूं अभी समझाऊंगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 times the total charge Q on that surface, ठीक है। ये इन्होंने थ्योरम दी थी अपनी गॉस ने, नोट कर लीजिए, समझिए पहले। अब फाई ई जो होता है वो क्या होगा, क्यू जो भी सरफेस को टोटल जितना भी चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है, क्या लिख सकते हैं हम इसे, Q/ε0। दिस इज अ गॉस थ्योरम, क्या है
गॉस थ्योरम। बताइए समझ में आ गई बात? क्या है? गॉस की थ्योरम है। तो आपको क्या याद रखना है? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद समझ में आ जाएगा। देखो सुनिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, राइट, पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, जो किससे पास हो रहा है? क्लोज सरफेस। ये भी याद रखना, ये वाली लाइन, ये वाली बात किसके लिए वैलिड है? ओनली गॉस थ्योरम क्लोज्ड सरफेस के लिए बस। इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू ऑन दैट सरफेस। ठीक है, जो इस सरफेस का टोटल चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, या इजिकल टू क्या लिख दिया हमने? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अ गॉस थ्योरम। लेकिन अभी प्रूफ नहीं हुआ है। जब कम से कम 3 मार्क्स का आता है तो इसमें ये भी पूछता है फाइंड द गॉस थ्योरम। ठीक है, और इसे क्या पूछता है? इसे प्रूफ भी कराता है। ठीक है, प्रूफ कीजिए इसे। क्लियर है? तो अब हम इसे प्रूफ करें। कहाँ से आया? नोट कर लिया आपने? कर लीजिए नोट। ठीक है, हम इसी का प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ, लेट क्यू बी अ चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। मान लिया हमने कोई चार्ज है क्यू, इसे कहाँ रख दिया हमने? क्यू चार्ज है, कहाँ रख दिया हमने? ओ पर। क्लियर है? फिर अब क्या करेंगे? अब मैं बोला इसके लिए मुझे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो आप क्या कहोगे? सर सरफेस क्लोज्ड होगा तभी गॉस थ्योरम वैलिड है। तो हम इसके चारों तरफ क्या इमेजिन कर लेते हैं? एक सरफेस। कैसा सरफेस? क्लोज्ड। क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सर्कल बनाना। स्फेयर है, वैसे ये क्या है? स्फेयर। ठीक है, एज्यूमिंग अ स्फेरिकल सरफेस अराउंड इट। ठीक है, मान लिया हमने इसके और चारों ओर क्या है? इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, इसके चारों ओर, और इसी इमेजिनरी सरफेस को क्या बोलेंगे हम? गॉसियन सरफेस। गॉस के नाम के ऊपर इसका नाम क्या रख जाता है? जो भी हम इमेजिन करेंगे जिस सरफेस का भी, अगले टॉपिक में भी करेंगे, उससे अगले में भी, उससे अगले में भी। ठीक है, किसका जो भी सरफेस बनाएंगे उसका नाम क्या होगा? गॉसियन सरफेस। ये भी याद रखना। क्लियर? फिर मैंने आपको क्या बताया था? हमने कहा था हम यहाँ पे छोटे से ठीक है पार्ट के लिए निकालेंगे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर पूरे के लिए कर देंगे। ठीक है, ये जो हमने स्फेयर लिया है इसका पूरे का एरिया क्या है? ए है। अगर मैं इसमें से छोटा सा इतना पार्ट काट दूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई। ठीक है, क्यों? जब चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान लीजिए जो है इसकी सर्कल, ये जो स्फेयर है इसकी रेडियस कितनी है? आर है। ठीक है, बताइए यहाँ तक बताइए, सही है? एज्यूमिंग अ स्फेरिकल सरफेस अराउंड इट विच रेडियस इज आर। ठीक है, बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब क्या कहा हमने? इस छोटे से, है ना, स्मॉल पार्ट, यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्मॉल पार्ट। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। कहाँ? किससे? जो इससे छोटे से पार्ट से होकर गुजर रहा है। बताइए क्या होगा? तो मैंने आपको 2 लाइनें याद करने को दी थी, वो यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या दी थी? डी फाई ई इजिकल टू ई डॉट डी ए इजिकल टू ई डी ए कॉस जीरो। याद है मैंने कहा था कि हाथ क्या लगा देना? जीरो का इस्तेमाल करना। क्यों? ई और डी ए के बीच देखना कैसी लाइनें हैं? पैरेलल है तो कितना का एंगल बनेगा? जीरो का। तो आप यही लाइन लिखनी है बोर्ड के एग्जाम में भी। और cos जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। फिर क्या लिखेंगे हम? होल सरफेस, फॉर लिख देना, फॉर होल सरफेस। तो पूरे के लिए क्या आ जाएगा? फाई ई इजिकल टू ई है। यहाँ तक बताइए, पहले समझ में आई बात? क्या करा हमने? 2 लाइन है। और मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जब हम इसके गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे फॉर
4 पॉइंट है उसके अंदर भी, ठीक है, अलग अलग, और 4 के 4 इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो समझ लेना उसमें भी हम ये 2 लाइनें तो लिखेंगे हर एक पॉइंट में। क्लियर? यहाँ तक बताइए हमें क्या प्रूफ करना है, बार बार अपने माइंड में ये फोकस किया करो। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें गॉस थ्योरम प्रूफ करनी है। और गॉस थ्योरम क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताइए बात समझ में आ रही है? ये है। तो यार कैसे लाएं, फाई तो चलो ये है, यहाँ पर ओनली क्या आना चाहिए, क्यू, और अपॉन में क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट। तो कैसे लाएं, तो देखो बहुत सिंपल है। अब मैं पूछूँ ये है क्या, आप कहोगे स्फेयर है, तो स्फेयर का एरिया जो होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? मैं बोलूँ ई क्या है, आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये होती है किसी भी चार्ज की वजह से क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होती है। तो लगा दीजिए भाई, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या बचा, ऊपर ओनली क्यू, नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। देखना गॉस थ्योरम वैलिड नहीं, गॉस थ्योरम प्रूफ नहीं हो गई, ठीक है। क्या लिख देंगे हम, दिस इज अ गॉस थ्योरम। क्लियर है, प्रूफ होगी। बताइए क्या समझ में आया, कितना आसान कराया है। 2 लाइनें आपको याद रखनी है, उसी में ए की वैल्यू लगाई है, उसी में हमने ई की वैल्यू लगाई है, ठीक है, और इससे कैंसिल कर दिया, जो बचा वही लिख दिया, वही हमें क्या दिखाई दी, गॉस थ्योरम। यहाँ पे हमने यूँ लिया था भाई ये सरफेस। अब हम यहाँ पे, अब आप कह सकते थे कि सर जो सरफेस अभी हमने टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया था, क्लोजली था, ऐसा करके बनाया था, ठीक है, तो वो यहाँ नहीं ले सकते। मैं कहूँगा ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते, क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है भाई गॉस थ्योरम। लेकिन हमने गोल क्यों लिया, तो इससे रीज़न था ये, बहुत सिंपल तरीके से हो गया। फिर यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू 0 नहीं होती, थीटा की वैल्यू 0 नहीं होती। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा लेते हैं तो फिर उसका अलग फंक्शन होता है, बहुत लंबा करके निकाला जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में भी ऐसे दिया है, आपको ऐसे ही करके आना है बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।